धवलगंज नाम के गांव के साहूकार आत्मानंद की बुढ़ापे के कारण मौत हो गई थी और अब उसके दो जवान बेटे, बड़ा बेटा सूर्यकांत और छोटा चंद्रकांत, दोनों पर अपने गांव और हवेली की जिम्मेदारी आ गई। सूर्यकांत ने आज तक आत्मानंद की साहूकारी के कामों में बहुत मदद की थी, इसलिए उसे सब पता था। सूर्यकांत बहुत लालची था। वहीं चंद्रकांत सोच रहा था कि पिताजी के चले जाने के बाद अब उनका सब कुछ मेरा होना चाहिए। एक दिन, चंद्रकांत, अब पिताजी को जाकर बहुत दिन हो गए। अब हमारी हवेली और हमारे खेत के साथ बाकी जो कुछ भी है उसके बारे में बात करने का समय आ गया। तुम ठीक कर रहे हो भैया, मैं भी वही सोच रहा था। हमारी ये इतनी बड़ी हवेली है, इतने सारे खेत हैं, उन खेतों के साथ ही गांव वालों के कई खेत उन्होंने कर्जे लेकर गिरवी रखे हैं। पिताजी के लाखों रुपए हैं, उन सबका हिसाब तो करना ही पड़ेगा। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। मैं बड़ा हूँ और आज तक मैंने पिताजी के सभी कामों में बहुत मदद की है, इसलिए ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? सब कुछ आपको क्यों मिलना चाहिए? मैं तो सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सब ले लूंगा और आप तो खुद कमा कर खा सकते हैं। चंद्रकांत की इस बात पर सूर्यकांत को बहुत गुस्सा आया। सूर्यकांत दूर पड़ा चाकू उठाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। चंद्रकांत, सूर्यकांत का वो रूप देखकर चंद्रकांत बहुत डर गया। चले जाओ इस हवेली से अभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के बाद इस हवेली का मालिक मैं ही बनूंगा। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप मेरे हक को छीन रहे हैं जो ठीक नहीं है। एक दिन आपको आपके इस लालच की सजा मिलकर रहेगी। जा जा, तेरे धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ। तू तो सारी संपत्ति को ऐसे ही हवा में उड़ा देगा। मैंने पिताजी के साथ मेहनत करके ये सब खड़ा किया है, तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा। चंद्रकांत अब हवेली से बाहर आता है। अब उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत के कुछ कपड़े हैं। चंद्रकांत गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वाले भी उसे ऐसी झोपड़ी में रहते हुए देखकर चौंक गए। चंद्रकांत अब गांव के ही एक बड़े किसान सुधाकर के पास मजदूरी का काम करने लगा। अरे चंद्रकांत, अरे झाड़ू लगाने का काम हो गया हो तो जाकर लकड़ियां तोड़ कर ले आओ। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई है। जी मालिक, अभी लेकर आता हूँ। चंद्रकांत लकड़ियां काटने जाता है और सुधाकर की पत्नी सुधाकर के साथ बात करने लगती है। भगवान ऐसा समय किसी को ना दिखाए। इतने ऐशो आराम में रहने वाला ये चंद्रकांत, आज देखिए इसे कैसे मजदूरी करनी पड़ रही है। हाँ, सही कह रही हो तुम। समय समय की बात तो है। कभी मैंने साहूकार आत्मानंद के पास नौकरी की थी और आज उसका बेटा मेरे पास मजदूरी कर रहा है। ऐसे ही अब चंद्रकांत सुधाकर के घर काम करके 4 पैसे कमाने लगा। जो थोड़े पैसे मिलते थे उसमें 2 समय की रोटी का इंतजाम करके अपना गुजारा करने लगा। उधर सूर्यकांत अपनी बड़ी हवेली में रहकर साहूकारी के सब काम करने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सूर्यकांत को अपने भाई की थोड़ी भी चिंता नहीं थी और वो अपनी ही दुनिया में मस्त होकर खुश था। उसने गांव की ही एक बहुत सुंदर लड़की सलोनी के साथ शादी भी कर ली थी। एक दिन, सूर्यकांत, इतनी बड़ी हवेली में हम दोनों ही रहते हैं, आपने अपने भाई को हवेली से क्यों निकाल दिया? सुना है कि अब वो बहुत गरीबी में रह रहे हैं। उसे वही करना चाहिए। पिताजी ने उसे पहले कई बार समझाया था कि साहूकारी के कामों में अपना ध्यान लगाए, नया काम सीखे, लेकिन उसने कभी भी पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
उल्टा वो पूरे गांव में पिताजी के पैसों का रौब दिखाता घूमता था। अगर ये सब उसके हवाले हो जाता तो कुछ ही दिन में सब उड़ाकर फिर भिखारी बन जाता। इसलिए मैंने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। आपकी बात तो सही है, लेकिन उस पर मुझे बहुत दया आती है। सुधाकर ने एक दिन चंद्रकांत से कहा कि पहाड़ी पर जाकर मिट्टी खोद कर ले आओ। चंद्रकांत कुदाल लेकर चल पड़ा। और पहाड़ी के पास जाकर मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग को देखकर चंद्रकांत के मन में उत्सुकता बढ़ गई और वो उस सुरंग में नीचे चला जाता है। सुरंग के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसका दरवाजा एक पत्थर से बंद कर दिया गया था। ये क्या? इस गुफा के द्वार ऐसे बंद करके क्यों रखा होगा? लगता है कि इस गुफा के अंदर ऐसा कुछ छुपाया हुआ है जो बहुत कीमती हो सकता है। मैं जाकर देखता हूँ। चंद्रकांत उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर नहीं हिलता। चंद्रकांत बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा। अब क्या करूं? कैसे हटाऊं इस पत्थर को? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी चंद्रकांत को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जमीन हिल रही है। वो दूर जाकर छुप जाता है। घोड़ों पर सवार 7 नकाबपोश वहां आते हैं और उस गुफा के दरवाजे के पास आकर रुक जाते हैं। उन सब का सरदार गुफा के दरवाजे के पास आता है और एक चांदी का सिक्का उस दरवाजे पर चिपकाता है। उसके ऐसा करते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो सातों अंदर चले जाते हैं। चंद्रकांत छुपकर देखने लगा। गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। सातों नकाबपोश अंदर जाते हैं और उनके जाते ही सिक्कों की आवाज आने लगी। चंद्रकांत समझ गया कि जरूर यहाँ कोई खजाना छुपाया हुआ होगा। कुछ देर के बाद वो सब बाहर आते हैं और इस बार गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब फिर घोड़े पर बैठकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। अच्छा, तो ये गुत्थी है इस दरवाजे को खोलने की। अब मुझे कहीं से चांदी के सिक्के का जुगाड़ करना होगा। चांदी का सिक्का एक बार मिल जाए तो इस गुफा के अंदर क्या है वो पता चल जाएगा। लेकिन चांदी का सिक्का कहाँ से लाऊं? हवेली में हजारों चांदी के सिक्के पड़े हैं, पर वहां जाकर कोई फायदा नहीं। सुधाकर जी, उनसे एक बार पूछना चाहिए, शायद वो मुझे एक सिक्का दे दें। चंद्रकांत मिट्टी लेकर सुधाकर के पास आता है और मिट्टी आंगन में रख देता है। फिर चंद्रकांत, ये लो आज के तुम्हारे पैसे। मालिक, आज मुझे पैसे के बदले एक चांदी का सिक्का दे सकते हैं? मुझे आज एक चांदी के सिक्के की बहुत जरूरत है। अरे, तुम्हें आज चांदी के सिक्के की जरूरत क्यों पड़ गई भला? मालिक, वो मैं आपसे बाद में बताता हूँ। बस आप मुझे थोड़े समय के लिए एक चांदी का सिक्का दे दीजिए, मैं बाद में आपको सिक्का लौटा दूंगा। इतना विश्वास तो करते हैं ना आप मुझ पर? तुम पर विश्वास तो करता हूँ चंद्रकांत, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सिक्के की जरूरत क्यों है। वो आपको अभी नहीं बता सकता मालिक। ठीक है, यहीं रुको, मैं चांदी का सिक्का लेकर आता हूँ। सुधाकर अंदर जाकर सिक्का लेकर आते हैं। वो चंद्रकांत को सिक्का देता है और चंद्रकांत सिक्के को लेकर भागकर फिर सुरंग के रास्ते से उस गुफा के पास आता है। वो गुफा के दरवाजे पर वो चांदी का सिक्का चिपका देता है और दरवाजा खुल जाता है। चंद्रकांत गुफा के अंदर आता है
और अंदर आकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस गुफा में सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। साथ ही बड़े बड़े पिटारों में सोने और हीरों के गहने रखे हुए थे। ये इतना बड़ा खजाना देखकर चंद्रकांत की आंखें चमक जाती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था इस गुफा में इतना बड़ा खजाना हो सकता है। इस खजाने का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर मैं ले लूं तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा सोचकर चंद्रकांत उस खजाने से चांदी और सोने के सिक्के उठाकर पोटली में रख देता है। वो पोटली को छुपाकर गुफा के बाहर आता है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और चंद्रकांत पोटली को अपने घर ले आता है। सुधाकर का चांदी का सिक्का लौटाकर चंद्रकांत अब सिक्के गिनकर रख देता है। वो उस गुप्त खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और रोज थोड़े थोड़े सिक्के खजाने से ले आता है। अब धीरे धीरे चंद्रकांत के पास बहुत सारे पैसे हो गए और वो अमीर बन गया। वो सूर्यकांत की हवेली के पास ही अपनी खुद की बड़ी हवेली बना लेता है। ये देखकर चंद्रकांत, तू इतना अमीर कैसे बन गया? हाँ, जो मेरी हवेली से बड़ी हवेली बना ली तुमने। भैया, आपने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया था, लेकिन मेरे नसीब से नहीं। मेरे नसीब में धनवान बनना लिखा था, वो मैं बन गया। बाकी आपको मेरे किसी बात से मतलब रखने की जरूरत नहीं। चंद्रकांत की ये बात सुनकर सूर्यकांत अपनी हवेली में आ जाता है। वो ये बात ठान लेता है कि चंद्रकांत के अमीर बनने का राज वो जान कर रहेगा। एक दिन वो चंद्रकांत का पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि चंद्रकांत कहाँ जाता है। वो भी चंद्रकांत के पीछे गुफा में चला जाता है और गुफा में ही छिप जाता है। चंद्रकांत सोने के गहने और थोड़े हीरे लेकर गुफा से बाहर आता है। उसे बाहर गया हुआ देखकर सूर्यकांत अब खजाने के पास आता है। इतना सारा खजाना देखकर उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो सोने के सिक्के उठाने लग जाता है कि तभी सातों नकाबपोश गुफा में आते हैं। अब कौन आ गया? मुझे छुपना पड़ेगा फिर से। लेकिन बहुत देर हो जाती है। इससे पहले ही छुपे सूर्यकांत को सातों नकाबपोश देख लेते हैं और उनका सरदार कहता है, अरे ओ महुआ, ये कौन है और इतनी गुप्त जगह पर कैसे आ गया? सरदार, लगता है कि चोरी करने आया है। अच्छा, चोर के घर चोरी करने आए हो? अरे हम बड़ी मेहनत से बड़े बड़े राज्यों में जाकर ये चोरी करके आते हैं, और तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से हमारा चुराया हुआ सब लेकर जाओगे? नहीं 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 नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं चुराया। वो मेरा भाई चोरी करके जाता है, मैं उसे समझाने आया था। अच्छा, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तो चला गया। वो चला गया? तुम उसे समझाए बिना ही यहाँ खड़े हो? झूठ मत बोलो, तुम यहाँ हमारा खजाना चोरी करने आए थे ना? महुआ, कालिया, मार डालो इसे, फेंक दो इसकी लाश गुफा के बाहर चील कौवों के लिए। सूर्यकांत अब समझ जाता है कि वो नहीं बच सकता। फिर भी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन महुआ और कालिया उसे पकड़कर मार डालते हैं और उसकी लाश को बाहर फेंक देते हैं। उधर हवेली में सलोनी सूर्यकांत की राह देखकर थक जाती है और वो चंद्रकांत के पास जाती है। चंद्रकांत, तुम्हारे भैया सुबह से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है,
लेकिन मेरी खातिर तुम उन्हें जाकर ढूंढ लाओ। चंद्रकांत सलोनी की सुंदरता को देखता रह जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चंद्रकांत सूर्यकांत को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पूरे गांव में उसे सूर्यकांत कहीं दिखाई नहीं देता। वो उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। अचानक उसे लगता है कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़े सिक्के लेकर ही जाता हूँ। इसलिए वो सुरंग के रास्ते गुफा के पास आता है। वहाँ उसे सूर्यकांत की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। सूर्यकांत की लाश पर चील बैठी हुई उसे नोच रही थी। चंद्रकांत उस चील को भगा देता है और लाश को लेकर हवेली पहुंचता है। सूर्यकांत की लाश को देखकर सलोनी रो पड़ती है। ऐसा कैसे हो गया? अचानक इनकी मौत कैसे हो गई? इन्हें इनके ही कर्मों की सजा मिली है। ये मुझे उस गुफा के बाहर पड़े हुए मिले जहां वो गुप्त खजाना छुपाया हुआ है। जरूर उन चोरों ने ही भैया की हत्या की है। चंद्रकांत सलोनी को सब बता देता है। भैया ने लालच में आकर मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया और आज मेरा पीछा करके उन्होंने अपनी मौत बुला ली। मैंने इनसे कहा था कि लालच मत कीजिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूंगी? अकेली कहाँ जाऊंगी? कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या तुम एक विधवा से शादी करोगे? नहीं, मैं एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की से शादी करूंगा। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तुम पर मोहित हो गया था। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों शादी करके मेरी हवेली में रहने जाएंगे, जो इससे भी बड़ी है। सूर्यकांत की मौत को 1 महीना बीत जाता है। चंद्रकांत सलोनी से शादी कर लेता है। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन, सुनो चंद्रकांत, तुम इतने सारे गहने और सिक्के लाते कहाँ से हो? मुझे भी दिखाओ कभी। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। उधर गुफा में सातों डाकुओं को पता चल जाता है कि उनका चुराया हुआ खजाना कम हो रहा है। तुम सभी के ध्यान में एक बात आ गई है या नहीं? हमारा खजाना पहले से कम दिख रहा है। कहीं तुम में से कोई चोरी तो नहीं कर रहा? और अगर ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम सब अच्छे से जानते हो। नहीं नहीं सरदार, आप ये क्या कह रहे हैं? हम में से कौन चोरी करेगा? जरूर बाहर से कोई आता होगा। उस दिन उस आदमी को मार गिराया था हमने, उसके बाद भी चोरी हो रही है। इसका मतलब है कि कोई और भी है जिसे हमारे खजाने का पता लगा है। चिंता मत कीजिए सरदार, मैं कल नजर रखता हूँ। उस आदमी की पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। अगले दिन चंद्रकांत सलोनी को लेकर गुफा के पास आता है। वो गुफा के दरवाजे पर चांदी का सिक्का लगाकर दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों पोटलियां भरकर बाहर आते हैं। महुआ छुपकर दोनों को देखता है और उनका पीछा करता है। चंद्रकांत और सलोनी दोनों अपनी हवेली में जाते हैं और महुआ अपने साथियों के पास आता है। सरदार, गांव में रहने वाला साहूकार है चंद्रकांत, वही हमारे खजाने चुरा रहा है। उसे हमारे खजाने को खोलने का राज भी पता है।
इसका मतलब है कि हमें खजाना यहाँ से कहीं और छुपाना होगा। चलो आज रात को ही हम खजाने की जगह बदल देते हैं। आगे कुछ और गुफाएं हैं, वो हम खजाने को वहीं छुपा देंगे। लेकिन मैं उस चंद्रकांत को छोड़ूंगा नहीं, उसे भी अपने भाई के पास पहुंचाकर ही दम लूंगा। सातों मिलकर खजाने को दूसरी गुफा में छुपा देते हैं। फिर एक दिन चंद्रकांत और सलोनी उस गुफा के पास आते हैं और चांदी का सिक्का उस दरवाजे पर लगाकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस बार गुफा के अंदर कुछ नहीं होता। अरे, ये गुफा तो खाली पड़ी है, खजाना कहाँ गया? लगता है डाकुओं को पता चल गया है कि उनका चुराया हुआ सामान हम चुरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसकी जगह बदल दी होगी। फिर अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारे पास तो वैसे भी बहुत सारा धन है। आज तक हमने भी कम नहीं लूटा है उन डाकुओं को, और हमारी 2 हवेलियां और बाकी जायदाद भी तो है। दोनों गुफा के बाहर आते हैं। तब सरदार एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों को देख लेता है। चंद्रकांत को देखकर वो गुस्से से आगे आने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सलोनी पर पड़ती है और वो सलोनी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो पीछे हटता है और कुछ सोचकर उन्हें जाने देता है। अगले दिन वो वेश बदलकर एक प्रवासी का रूप लेकर चंद्रकांत की हवेली के पास आता है। वो अपना नाम नीलकंठ बताता है। साहूकार जी, मैं एक प्रवासी हूँ, दूर से गांव में आया हूँ और बहुत दूर तक जाना है। आज रात यदि आप हवेली का प्रबंध कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होती। चंद्रकांत नीलकंठ को ध्यान से देखता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये बहुत धनवान है। फिर हाँ, क्यों नहीं, हम तो सबकी मदद करते हैं, आपकी भी करेंगे। आप आइए, मेरी पत्नी आपको स्वादिष्ट भोजन खिलाएगी। नीलकंठ बना सरदार खुश होकर चंद्रकांत की हवेली में जाता है। चंद्रकांत के साथ नीलकंठ मीठी मीठी बातें करने लगता है। तभी सलोनी चाय लेकर आती है। उसकी सुंदरता देखकर नीलकंठ के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जो सलोनी भांप लेती है। वो बाहर जाती है और नीलकंठ की पोटली की छानबीन करती है। तब उसे उसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो पैसे देखकर सलोनी के मन में लालच आ जाता है और वो नीलकंठ को मारने की योजना बनाती है। आपकी हवेली तो बहुत बड़ी और सुंदर है चंद्रकांत जी। हाँ, वो तो है। पूरे गांव में इतनी बड़ी हवेली किसी और की नहीं है। आप भी बहुत धनवान मालूम होते हैं। हाँ, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। व्यापार करने के लिए दूर नगर में गया था। वहीं अपना सारा सामान बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तभी सलोनी चंद्रकांत को अंदर बुलाती है। नीलकंठ की पोटली में बहुत सारे पैसे हैं। मुझे तो लगता है कि इसे मारकर हम इसके धन को हासिल कर सकते हैं। पर क्या ये सही रहेगा? आपने उसकी नजर देखी नहीं? मुझे कैसे घूर रहा था। उसकी नीयत साफ नहीं है। वो मुझे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए हमें उसे मारकर उसके पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? मैं उसके खाने की थाली में जहर मिला देती हूँ। खाना खाकर वो मर जाएगा, फिर हम उसकी लाश को कहीं छुपा देंगे। फिर सलोनी नीलकंठ के खाने में जहर मिला देती है। इधर नीलकंठ बना सरदार चंद्रकांत को मारने की योजना बना रहा था। चंद्रकांत के आने तक वो 2 प्याले तैयार करता है जिसमें शराब होती है। वो चंद्रकांत के प्याले में जहर मिला देता है। चंद्रकांत आता है। चलिए नीलकंठ जी, खाना खाते हैं। मेरी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया है। अरे खाना तो खा लेंगे, पहले हमारी दोस्ती के नाम एक एक प्याला हो जाए।
ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये प्याला बनाया है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा सा तो आपको पीना ही होगा। तभी सलोनी भी आती है। चंद्रकांत नीलकंठ को कहता है कि आप मेरे प्याले से पीजिए, तभी मैं पीऊंगा। तब नीलकंठ हड़बड़ा जाता है, वो नहीं नहीं कहने लगता है और सलोनी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो चंद्रकांत को धक्का देती है और उसके हाथ से वो जहरीला प्याला नीचे गिर जाता है। ये देखकर नीलकंठ गुस्सा हो जाता है, लेकिन सलोनी को देखकर अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। चंद्रकांत जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया और मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन खाना तो खाकर जाइए। नहीं नहीं, अभी खाना खाने का समय नहीं है। नीलकंठ चला जाता है और चंद्रकांत और सलोनी उसे देखते रहते हैं। चलिए, हम उसका पीछा करते हैं। वो आपके प्याले से शराब नहीं पी रहा था। इसका मतलब है कि इसका जरूर कोई राज है। हमें पता करना पड़ेगा। दोनों नीलकंठ के पीछे चलने लगते हैं। नीलकंठ अपने खजाने के नए ठिकाने पर आता है। वो अब अपने असली रूप में आता है। वो अपने साथियों से कहता है, मुझे वो औरत चाहिए किसी भी हालत में। तो फिर सरदार, मार डालो उसे। हाँ, मारना तो है उसे, पर पहले उसकी उस सुंदर पत्नी को भगाकर यहाँ से ले आएंगे। उसे मार कर उसकी पत्नी को तो मैं हासिल कर लूंगा, साथ ही उनकी दोनों हवेलियां और सारी जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाहर से चंद्रकांत और सलोनी ये बात सुन लेते हैं। साथ ही उन्हें खजाने की नई जगह भी पता चल जाती है। दोनों हवेली में वापस आते हैं। वो नीलकंठ तो उन डाकुओं का सरदार निकला। उन्होंने उस खजाने की जगह भी बदल दी है। हाँ, अब वो खजाना हमें हमेशा के लिए हासिल करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें उस सरदार के साथियों को भी खत्म करना पड़ेगा। पर इतने सारे लोगों को हम एक साथ कैसे मार सकते हैं? अब यही सोचना पड़ेगा। सलोनी और चंद्रकांत दोनों बहुत देर तक सोचते हैं और फिर एक सपेरे से जाकर मिलते हैं। वो एक सपेरे से जहरीले सांप लेकर उस गुफा में छोड़ देते हैं। अब देखना, ये सांप एक एक डाकू को डसकर उनकी हत्या कर देंगे। फिर ये पूरा का पूरा खजाना हमारा हो जाएगा। हाँ, वो सरदार मुझे मारकर मेरी पत्नी को हासिल करना चाहता था, लेकिन अब ये सारे मारे जाएंगे। कुछ ही देर में सब सांप गुफा में जाते हैं और सभी डाकुओं को डस लेते हैं। सभी डाकू कुछ ही पलों में ढेर होकर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। चंद्रकांत सपेरे को बुलाता है। सपेरा सभी सांपों को पकड़ लाता है। चंद्रकांत उसे बहुत सारे पैसे देता है। फिर सलोनी और चंद्रकांत एक बड़ी बैलगाड़ी में सारे खजाने को लादकर अपनी हवेली लेकर आते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा खजाना हो जाता है। ये खजाना तो इतना ज्यादा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं। मेरे ख्याल से हमें इसे गांव में बांट देना चाहिए। हमारे साथ साथ हमारे गांव वालों का भी भला हो जाएगा। क्या इसे बांट दें? हाँ, हमारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी बहुत सारा खजाना बच जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा लालच ना करते हुए इसे लोगों में बांट देना चाहिए। सब हमें दुआ देंगे तो हम पाप के भागी भी नहीं बनेंगे और सबकी जरूरतें पूरी करने का संतोष भी हमें मिलेगा। चंद्रकांत को सलोनी की बात सही लगी। अपने लिए खजाने का हिस्सा अलग रखकर सलोनी और चंद्रकांत उस खजाने को पूरे गांव में बांट देते हैं। अब पूरे धवलगंज में सब धनवान बन जाते हैं और सलोनी और चंद्रकांत को दुआएं देकर उनका गुणगान करने लगते हैं।